करते हैं राइट्स ऑफ पानी के। हमने बात शुरू की थी राइट्स ऑफ पानी की। पानी माने जो प्लेजी है, जिसने सामान आपका लिया हुआ है, आपको कुछ उधार दिया हुआ है, या आप जिसके प्रति कोई प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिसर हैं। तो पानी के अधिकार क्या होंगे? समझिएगा कि उसने आपको माल उधार दिया है, उधार ऋण दिया हुआ है, उसके बदले में कोई सिक्योरिटी उसने रखी है। तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा कि जब तक आप लोन रिपेमेंट न कर दें तब तक वो उस गुड्स को अपने पास होल्ड रखे। पहला अधिकार तो ये होता है प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं। तो इसको हम लोग सेक्शंस में देखना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। एक तो 173 में पहला जो अधिकार दिया गया है कि पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर। ठीक, तो इसको अगर कह दें कि 173 में क्या दिया गया, 173 174 का एक सेट मान के चलिएगा। 173 इसमें क्या है? राइट्स या राइट ऑफ रिटेनर। रिटेन माने क्या, आप पढ़ ही चुके हैं। राइट ऑफ रिटेन, रिटेन माने किसी चीज को अपने पास रोकने का, रोकने की जो पावर है, क्योंकि उसने आपको उधार दिया हुआ है। अगर आप उसका उधार वापस नहीं करेंगे तो वो सामान को अपने पास रोक सकता है। प्रतिधारण का अधिकार, धारण करने का अधिकार, धारणा, कुछ भी आप शब्द इसको मतलब होल्ड कर सकता है उस चीज को, उस वस्तु को जो बेल की गई है। अब बेल यहां शब्द बदल जाता है, प्लेस की गई है। जो भी चीज प्लेस की गई है उसको वो रोक सकता है। क्यों रोक सकता है? ये 173 कहता है। बता चुके हैं, फिर से देखते हैं। द पानी में रिटेन द गुड्स प्लेस्ड नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ डेट। पहली बात तो रिटेन किस लिए करेगा? केवल पहली बात जो है पेमेंट ऑफ डेट है। डेट माने वो डेट, वो ऋण जो कि आपने पानी से उधार लिया हुआ है। नॉट ओनली फॉर दैट मतलब इससे ज्यादा भी कुछ, इंक्लूडिंग दिस। इसके अलावा उसके और क्या अधिकार होते हैं ये देखना है। किन अधिकारों के लिए वो रोक सकता है? वो है मतलब दो चीजें होती है ना। किस चीज के लिए सिक्योरिटी होती है? या तो डेट के लिए या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए ये दो चीजें होती हैं जिनके लिए वो माल को रोक सकता है। इसके अलावा इन दो चीजों के अलावा क्या है आप देखिए। अगर ये ऋण दिया है, ऋण इसको दिया गया है और इस पे कुछ इंटरेस्ट बनता है, लाइन आगे कही गई है बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेट। अगर इस पे कोई ऋण है, ये शर्त हुई है कि हम आपको 5% पर एनम पे ये लोन दे रहे हैं। ये जो लोन है, डेट है, ये इस पे क्या है? इंटरेस्ट भी चार्जेबल है। ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट भी चार्जेबल है एट द रेट ऑफ 5%, तो जो भी इंटरेस्ट बनेगा उन इंटरेस्ट के लिए भी जो कि उस डेट पे होगा। और तीसरी चीज क्या होती है? बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेट एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर आपने इस माल को जब पानी के पास माल रख दिया गया है एज अ प्लेस, तो पानी की ड्यूटी है, आप पढ़ चुके हैं बेलर में, बेले की ड्यूटी क्या होता है? टेक केयर यानी केयरिंग का, टू टेक केयर ऑफ दैट गुड्स। तो केयरिंग का अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी की भी होगी, जाहिर सी बात है, तो उस पे वो कुछ खर्च करता है, उसके देख रेख में या उसको इधर से उधर ढोने में, या जो भी एक्सपेंसेस उस पे होते हों, उन एक्सपेंसेस के लिए भी क्या देखा गया है? एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड। दो बातें कही गई। ये खर्च किस लिए होगा? दो बातें समझ में आई। एक नेसेसरी एक्सपेंसेस किस लिए? रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन। जब पोजीशन लेगा, पोजीशन में जो कुछ खर्च हुआ उसमें
या क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स में अगर कुछ प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, उसको बचाने में कुछ अगर खर्च किया है उसने, उसको सुरक्षित रखने में, तो ये तो देखिए 3 तरह के खर्चों के लिए, ऋण से संबंधित जो बातें हैं उनके लिए रिटेन किया जा सकता है जो प्लेस्ड गुड्स हैं। पहला जो डेट है या जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस है उसके लिए, दूसरा उस ऋण पे अगर कोई लोन बन रहा है उसके लिए, तीसरा नेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी किए गए हैं पोजीशन के लिए या प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स के लिए जो प्लेस की गई हैं। इन तीनों बातों के लिए क्या कर सकता है, माल को पौनी रोक सकता है, रिटेन कर सकता है। 173 सिर्फ इतना ही कहता है। अब आगे चलते हैं, 174 को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। 174 को पढ़िए, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए 173 174 को ध्यान में रखिएगा। पहले पढ़ दे रहे हैं फिर आपको समझा देते हैं। हेडिंग जो दी गई है 174 की, वो दी गई है नॉट टू रिटेन फॉर डेट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेस्ड। जो जिस मतलब मान लीजिए कि जो लोन दिया गया है उसके अगेंस्ट जो गुड्स बेल की गई हैं और संविदा में कोई अन्य बात नहीं कही गई है, तो उस लोन के अगेंस्ट ही जो गुड्स दिया गया है उसको रिटेन किया जा सकता है, किसी अदर लोन के लिए नहीं। यहां पे सिर्फ बात इतनी है। अब इसको समझने के लिए आगे जो हेडिंग दी गई है, कहा गया है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। एक बात तो यहां कह दी जा रही है कि जो कोई जिस लोन के अगेंस्ट, मान लीजिए यहां पौनी है, पौनी ने 3-4 लोन दे रखे हैं, L2 L3, ठीक। इसमें अभी हम डेट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम किसी बात को कंसीडर नहीं कर रहे कब कौन सी है, कब कौन सा एडवांस दिया गया है, किसको, पॉनर को कब कौन सा लोन दिया गया है, हम टाइम पे नहीं जा रहे हैं। हम बात ये मानते हैं कि 3 लोन पॉनर को पौनी ने दिए हैं, ठीक। L3 जो है इस पे जो गुड्स प्लेस्ड है, ये लोन है मान लीजिए 10 लाख का। अब गुड्स प्लेस्ड एक की गई है, ये है मान लीजिए 6 लाख की, ठीक। तो ये जो कह रहा है धारा, ये कह रहा है कि अगर संविदा में कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने ये जो गुड्स प्लेस किया है इसके अलावा दूसरे लोन्स पे भी इसको, दूसरे लोन्स के अगेंस्ट भी इसको हम आपको अधिकार दे रहे हैं रिटेन करने का अधिकार इसका अपने आप ही होता है। अगर ऑनर ये कहे कि ये जो हम 6 लाख की गुड्स दे रहे हैं, मान लीजिए हम L3 पेमेंट कर दे रहे हैं, तो उसके बाद आप L2 के लिए आप इसको मान लीजिए कि L2 के अगेंस्ट हमने दिया है, L2 दे देते हैं तो L1 के अगेंस्ट मान लीजिएगा ये होगा। ये बात अगर संविदा में नहीं है, अगर ये बात संविदा में नहीं है तो पौनी को सिर्फ और सिर्फ L3 के लिए ही इसको रोकने का अधिकार होगा। जो धारा 174 कह रही है कि इस लोन के अगेंस्ट ये गुड्स प्लेस की गई है, तो अगर संविदा में कोई अन्यथा उपबंध नहीं है तो सिर्फ L3 के लिए ही इस गुड्स को ये होल्ड कर पाएगा। पहली बात तो ये है, यहां तक क्लियर रखिए। अब मान लीजिए कि L2, L3, L1 जो भी हैं, इसके बाद 2 लोन और मिल जाते हैं, L4, L5। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने कोई डेट की बात नहीं की थी। अब ये वाली जो है ये आज 1 सितंबर है, तो मान लीजिए 31 अगस्त को L3 दिया गया था, 5 सितंबर को, 5 सितंबर 21 को, और ये वाला 15 सितंबर 21 को ये L4 और L5 सैंक्शन कर दिए जा रहे हैं पॉनर को। पौनी के द्वारा 31 अगस्त के बाद 2 लोन और सैंक्शन कर दिए गए।
और फिर वही बात कि संविदा कोई अन्य कोई भी उपबंध नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि हाँ इसको मैंने प्लेस किया है। इसके बाद ये दोनों हमने लोन ले लिए और मान लीजिए कि हम L3 का 10 लाख का पेमेंट कर देते हैं, 10 लाख का पेमेंट कर देते हैं। संविदा में और कोई उपबंध नहीं है कि इसको हम किसके अगेंस्ट रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। तो जब तक ये फ्यूचर वाले नहीं लिए गए थे, फ्यूचर वाले डेट नहीं लिए गए थे, तब तक इनके अगेंस्ट कोई भी इस गुड्स की लायबिलिटी नहीं रेज होती थी। इस प्लेस्ड गुड्स को पानी नहीं रोक सकता था। लेकिन अब क्या प्रिजम्पशन की बात आ रही है, 174 ये प्रिजम्पशन का एक अधिकार देता है। देखिए प्रिजम्पशन क्या लिखा है, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस, यानी इसके भूतकाल के लिए तो बात नहीं करता है कि अगर पहले कोई ऋण लिया गया है तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है और संविदा में कोई उपबंध नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अगर संविदा में उपबंध होता है कि ठीक है L3 हम पे कर देंगे तो उसके बाद L2 के लिए इसको आप रोक सकते हैं, L2 पे कर देंगे L1 के लिए रोक सकते हैं। अगर नहीं था तो फिर केवल L3 के लिए ये मामला माना जाएगा। लेकिन अगर L3 के बाद L4 और L5 लोन दे दिए गए हैं, मतलब दीज आर नंबर ऑफ लोन्स, L4 और L5 जब लोन दिया गया आफ्टर 31 अगस्त सब्सिक्वेंट यानी इन फ्यूचर दिस लोन वाज गिवन टू पॉनर और संविदा में कोई अन्यथा बात नहीं की जा रही है, तो प्रिजम्पशन क्या कर लिया जाएगा, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ दिस लोन, ये 10 लाख का जो लोन है इसको अगर ये पे कर देंगे, ठीक, इफ पेड बाय पॉनर, तो ये प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा कि ठीक है इस 6 लाख को अब इस पे अप्लाई कर दो, इस 6 लाख को इस पे अप्लाई कर दो। फिर अगर इसका पेमेंट हो जाए तो इस 6 लाख को इस पे अप्लाई कर दो। मतलब इस 6 लाख को इस लोन के पेमेंट के बाद इस 6 लाख का जो गुड्स है उसको ये L4 के लिए रिटेन कर सकता है, L5 के लिए रिटेन कर सकता है। ये प्रिजम्पशन है। और अगर दे दिया जाता है इस संविदा में कि नहीं ठीक है ये केवल L3 वाले के लिए जो हमने प्लेस किया है वो केवल L3 के लिए माना जाएगा, L4 L5 से उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो उसमें भी ये न कर पाते। लेकिन अगर कोई कंट्रेरी प्रोविजन नहीं दिया गया है तो L4 और L5 पे भी आफ्टर पेमेंट ऑफ L3, L4 और L5 के लिए भी ये रिटेन कर सकेगा पानी। ये है, ये समझ में आ गया? आप बताइए, मैं तब से पढ़ दे रहा हूं, मैं लिख देता हूं तब समझ में आएगा। मैं इसको फिर से समझाऊंगा, मुझे लगता है 174 की बात कर रहा हूं। द पानी शैल नॉट रिटेन, लिखा है द पानी शैल नॉट। अब इसके बाद लिखा है कि कोई अगर उपबंध न हो तो, ठीक, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इफेक्ट, इसको यहां थोड़ा सा काटिए, इसको लास्ट में जोड़िएगा तब शायद समझ में आएगा। द पानी शैल नॉट, इसको पढ़िए। अब ये कुछ क्लियर हो रहा है? ये जो पहला वाला सेंटेंस था उसी को मैंने थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग की समझने के लिए। यहां समझ में आ रहा है? द पानी शैल नॉट रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन अ डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेस्ड। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? Yes, sir. हाँ, मान लीजिए मैंने कहा ये पानी है, अब इसको क्या कहा जा रहा है, ये गुड्स यहां पे प्लेस की गई हैं, ये गुड्स प्लेस्ड हैं इसके पास, ये गुड्स इसके पास प्लेस्ड हैं, ध्यान दीजिएगा, पानी के पास, किसके द्वारा, बाय पॉनर। मैं वही फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी तक आप लोगों के समझ में नहीं आया। पानी के पास पॉनर अपना गुड्स प्लेस कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, पानी ने पॉनर को 3 लोन दे रखे हैं। ये प्रिजम्पशन है, मतलब एक मान के चल रहे हैं, एज्यूम करिए L1, L2, L3, ठीक, L1, L2, L3, ठीक, 3 लोन दे रखे हैं। एक है 5 लाख का, एक है 10 लाख का, एक है 6 लाख का। उदाहरण के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं, एक बार समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां पे क्या कहा गया कि और ये जो गुड्स प्लेस की गई हैं ये L2 के लिए है, ध्यान दीजिए,
स्पेसिफिकली कह दिया गया ये जो गुड्स हम प्लेस कर रहे हैं इसकी अमाउंट जो भी है छोड़ दीजिए, ये हम केवल L2 के लिए प्लेस कर रहे हैं, L1 L3 से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो जब L1 L2 L3 है और L2 के लिए गुड्स प्लेस किया गया है तो प्रोविजन कह रहा है द पॉनी शैल नॉट रिटेन द गुड्स, राइट ऑफ रिटेनर 173, तो रिटेन नहीं कर पाएगा, शैल नॉट है, ध्यान दीजिएगा, रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर एनी डेट और प्रॉमिस, किसी भी डेट या प्रॉमिस के लिए रिटेन नहीं कर पाएगा अदर देन अ डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेस्ड, जिसके लिए वो प्लेस किए गए हैं उसके अलावा। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि जिस लोन के लिए प्लेस किया गया है सिर्फ उसी के लिए, मान लीजिए कि L2 का पेमेंट हो गया, अब इसको ऐसे समझिए, L2 का 10 लाख का पेमेंट हो गया और ये 5 लाख और ये 6 लाख का पेमेंट नहीं हुआ है, तो पॉनी ये नहीं कह सकता कि इन दोनों का पेमेंट करो तब इसको ले जाओ, इन दोनों का पेमेंट करो तब ले जाओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट में होता कि ठीक है एक का पेमेंट करने के बाद आप दूसरे के लिए, दूसरे का पेमेंट करने के बाद आप तीसरे के लिए इसको रोक सकते हैं, तब रोक सकता था। अगर नहीं कोई ऐसी संविदा है तो वो सिर्फ L2 का जैसे ही भुगतान होगा उसको रिटेन करने का राइट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इट वॉज प्लेस्ड पर्टिकुलरली फॉर L2, लोन नंबर 2 के लिए ही ये प्लेस किया गया था। यहां तक बात समझ में आई? अब आके देखिए 174 एक प्रिजम्पशन देता है, एक उपधारणा देता है कि क्या चीज मान लेंगे आप, मान ये लेंगे कि सबसे लिखा गया है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट एडवांसेस। सब्सीक्वेंट माने फ्यूचर के एडवांसेस अगर आप कर रहे हैं, आपने L3 तक तो मान लीजिए पुराना मामला है, यहां पे है। अब यहां पे देखिए कि अब मैं आगे चल रहा हूं, उसमें मिक्सअप मत करिएगा। L2 जो लोन था वो 31 अगस्त को दिया गया था, ठीक है, 31 अगस्त 21 को दिया गया था। L3 जो दिया गया वो दिया गया 5 सितंबर को 21, L4 दिया गया 15 सितंबर को। तो 31 अगस्त के सब्सिक्वेंट डेटेड ये हुई कि डेट्स हुई कि नहीं हुई? 31 अगस्त के सब्सिक्वेंट डेट्स हुई कि नहीं हुई? आने वाली, आगे आने वाली। तो इन सब्सिक्वेंट डेट्स पे अगर कोई लोन दिया गया तो उसका, और संविदा में कोई स्पेसिफिक टर्म्स नहीं डाले जा रहे हैं, कंडीशंस नहीं डाली जा रही हैं, तो अब क्या होगा? अगर ये L2 का पेमेंट कर दे रहा है तो ये माना जाएगा कि अब L3 और L4 के लिए इसको सिक्योरिटी रखा जा सकता है। पॉनी को ये राइट होगा कि सब्सिक्वेंट जो है उनमें ये उपधारणा कर ली जाएगी। क्या लिखा है? बट सच कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी शैल बी प्रिज्यूम्ड इन रिगार्ड टू सब्सिक्वेंट एडवांसेस मेड बाय द पॉनी। अब पॉनी के लिए उपधारणा कर ली जाएगी, प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा कि L3 और L4 के लिए भी ये गुड्स प्लेस्ड हैं। या अगर फ्यूचर की कोई लोन दे दिए जा रहे हैं, सब्सिक्वेंट एडवांसेस की जा रही हैं, तब एक बात कहता है कि और किसी से मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर फ्यूचर कुछ एडवांसेस हो गए और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी नहीं कोई ऐसा प्रोविजन दे रहा है, तो जो फ्यूचर एडवांसेस होंगे उनके लिए इसको प्लेस माना जा सकता है।